जी हाँ दोस्तों, मैं पवन कुमार पटना की इस धरती से आपका स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग को जेट धारा बताएंगे। ज्योग्राफी में जेट धारा क्या होता है कि पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। जेट धारा पश्चिम से पूरब की ओर जाती है और ये धारा समताप मंडल में एरोप्लेन जो उड़ती है ना, एरोप्लेन को जेट धारा ठेलती है। एरोप्लेन को जेट धारा ठेलती है, यानी पीछे से धकलती है, और इसी कारण एरोप्लेन आसानी से समताप मंडल में उड़ती है। तो एरोप्लेन समताप मंडल में उड़ान भरती है क्योंकि पीछे से ठेलने वाला जो धारा है उसी का नाम है जेट धारा, और इसी जेट धारा के कारण समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ती है और उड़ान भरती है। तो आज हम समझेंगे जेट स्ट्रीम पवन ये क्या होती है, कैसे चलती है और कहां से चलती है और कहां जाके गायब हो जाती है। तो जेट धारा के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे। और उसके नीचे एक और हवा है पश्चिमी विक्षोभ। ये क्षोभ मंडल में चलती है, पश्चिमी विक्षोभ। तो इसी चीज को हम लोग दिमाग में रखेंगे ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा जेट धारा और पश्चिमी विक्षोभ से, तो कॉन्सेप्ट के साथ अब ज्योग्राफी को समझिए, नहीं तो एग्जाम बनाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग चलते हैं जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो भारत का आप मानचित्र देख रहे हैं, तो इस मानचित्र में देखिएगा आप कि यहां जो है ये है नंगा पर्वत। कौन पर्वत है? नंगा पर्वत। और यहीं से हिमालय की शुरुआत होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है हिमालय। इधर हिमालय बृहत हिमालय है, ये है लघु हिमालय, है ना। बृहत हिमालय और क्या है? लघु हिमालय। और इसके नीचे है शिवालिक हिमालय। चलिए, तो बृहत हिमालय, ये है बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। समझ में आ रहा है? तो बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, हिमालय का 3 पार्ट होता है। और इसके पार वाला जो हिमालय उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय। तो हम लोग समझते हैं जेट स्ट्रीम की जलधारा और जेट स्ट्रीम की धारा। तो समझिएगा, इधर वाला जो इलाका आप देख रहे हैं इस तरह से, और यहां जो आपको नजर आ रहा है यहां एक झील है, और इस झील का नाम है भूमध्य सागर। बोलिए, झील का क्या नाम है? भूमध्य सागर। बोलिए, कौन झील है ये? भूमध्य सागर झील है। और भूमध्य सागर के झील के बगल में आपको एक और झील मिलेगा, और ये झील का नाम है काला सागर। कौन झील है ये? काला सागर। तो भूमध्य सागर के बगल में ये जो झील आपको दिख रहा है, इसी झील का नाम है काला सागर झील। और काला सागर झील के बगल में एक और झील आपको मिलेगा, तो वो झील आपको यहां मिलेगा, और इस झील का नाम है कैस्पियन सागर। ये कौन झील है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील। चलिए, तो 3 झील इधर देखें आप लोग, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर। 3 झील एकदम आपका दिमाग में बैठिएगा। पहले भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर। भारत के मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में हम आपको दिखाएंगे जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर। तो भूमध्य सागर से चक्रवात उठना शुरू। कौन सागर से? भूमध्य सागर से। और जब भूमध्य सागर से चक्रवात उठना शुरू हो जाती है, यहां से चक्रवात उठती है और यहां से अपना हवा जो होती है वो नमी बना के पानी को उठा लेती है। जब हवा चलती है तो किसी समुद्र से, तो वहां के पानी को उठा लेती है। तो खाली हवा पानी को उठा लेती है और चल देती है। तो यहां से पानी को उठा के चल दी है। भूमध्य सागर से जो हवा जा रही पानी को उठाई, और फिर कहां उठाई? काला सागर में। यहां भी नमी उठाई, और फिर कहां? कैस्पियन सागर में। तो जेट धारा यहां पानी और यहां पानी, इस तरह से यहां से जेट धारा चलना शुरू हुआ, और यहां से चलते चलते सीधा ये हिमालय में क्या हुआ? टकरा गया।
तो जेठ धारा भूमध्य सागर से उठती है और यहां से नमी उठाती है, काला सागर से नमी उठाती है और कैस्पियन सागर से नमी उठाती है। और ये सारा नमी उठा के जब हिमालय के पर्वत क्षेत्र में टकराती है सीधा, तो यहां टकराने के कारण इसकी दिशा दो भागों में बढ़ जाती है। क्या होता है, एक पार्ट इधर बट गया है ना, एक पार्ट इधर चला गया और इधर चला गया, ये जो हवा इधर चला गया, इसी हवा का नाम है जेठ धारा। क्या नाम बोले बताइए, जेठ धारा, या इसी का नाम है जेट स्ट्रीम की धारा। तो आपको समझ में आ गया, भूमध्य सागर से जेठ धारा शुरू हुआ, सीधा यहां से टकराया, काला सागर से कैस्पियन सागर से नमी और पानी उठाया और हिमालय में जाके सीधा टक्कर मारा। और जब सीधा हिमालय में जाके टक्कर मारा तो हिमालय के कारण इसकी धारा दो भागों में बट गई। पहला भाग निकल गया ऊपर, जिसको बोलते हैं जेठ धारा, और दूसरा सेकंड जो भाग है, सेकंड भाग जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये निकल गया नीचे, ये आ गया नीचे, इधर आ गया। बोलिए समझ में आ रहा है, सेकंड नीचे आ गया। तो आपको पता चला कि कितने भागों में बट गया, दो भागों में। एक ऊपर वाला का नाम है जेठ धारा और नीचे वाला का नाम है पश्चिमी विक्षोभ नाम है, और इसी का नाम है पश्चिमी विक्षोभ, यानी क्षोभ मंडल की सीमा तक रहती है। इसीलिए नीचे वाला का नाम है पश्चिमी विक्षोभ और ऊपरी वाला का नाम है जेठ धारा। अब समझिए, जेठ धारा के कारण पूरा हिमालय क्षेत्र में पानी नहीं बर्फ की बारिश हुआ, पूरा बर्फ की बारिश हिमालय क्षेत्र में, पूरा बर्फ गिरने लगा। और जेठ धारा के कारण जब यहां बर्फ गिरा तो बर्फ की बारिश होने लगी। इसीलिए बर्फ की बारिश हुआ तीन राज्यों में, एक देखिए जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर में, दूसरा हिमाचल प्रदेश में और तीसरा उत्तराखंड में। तो बर्फ का बारिश तीन राज्य में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो बर्फ की बारिश हो रही है, वो बर्फ का बारिश करवाने वाली धारा का नाम है जेठ धारा। कौन धारा है, जेठ धारा। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के तीन राज्यों में भारी बारिश करवा रही है। और ये जो पानी गिर रहा है, तो भारत के तीन राज्यों में बारिश शुरू है। एक का नाम बोले हैं दिल्ली, दूसरा है पंजाब और तीसरा है हरियाणा। तो आपको समझ में आ गया, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बारिश किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और हिमालय क्षेत्रों में बर्फ की बारिश हो रही है, वो किसके कारण हो रही है, जेठ धारा के कारण। तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जेठ धारा पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में तीन राज्यों में बर्फ की बारिश होती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और बरसात होती है तीन राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। चलिए अब समझते हैं हम लोग कि जेठ धारा और क्या मदद कर सकती है। तो ध्यान दीजिए जेठ धारा के बारे में। और अब समझिए जेठ धारा के बारे में। जैसे मान लीजिए ये पूरा पृथ्वी है ना, और पृथ्वी के सेंटर पॉइंट को हम लोग केंद्र बोलते हैं। तो पृथ्वी के सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, केंद्र। अब केंद्र में एक लाइन हम जब खींचे हैं, सीधा लाइन, ये 0 डिग्री लाइन है, और सीधा लाइन 0 डिग्री है, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो जब भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं, तो सूर्य की जब लंबत पड़ती है, ध्यान दीजिए यहां, जब सूर्य की लंबत डायरेक्ट कहां पड़ती है, भूमध्य रेखा में। जब सूर्य की लंबत भूमध्य रेखा में पड़ती तो सबसे ज्यादा गर्म भूमध्य रेखा रहता है। तो भूमध्य रेखा में गर्मी ज्यादा और ध्रुवों पर गर्मी कम। इसीलिए जब गर्म जहां है वहां से हवा ज्यादा ऊपर उठेगी, ये गर्म भूमध्य रेखा, तो यहां से हवा ज्यादा ऊंचा उठेगी, तो गर्म हवा ज्यादा ऊंचा उठा, और ध्रुव में गर्म कम है, इसीलिए हवा नीचा उठा। इसीलिए आप देखिएगा कि अगर आपसे पूछेगा कि जो हवा है, वो हवा देखिएगा, तो ये जो हमारा है, ये हम बोल रहे हैं आपको, यहां से यहां तक ये है क्षोभ मंडल। कौन मंडल है, क्षोभ मंडल की सीमा है। और ये क्षोभ मंडल की सीमा में इस तरह से आपका क्षोभ मंडल की सीमा है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता चला है ना कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई अगर पूछेगा तो विषुवत रेखा से क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा और ध्रुवों से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम। एकदम समझ में आ रहा है।
विषुवत रेखा से क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा और ध्रुवों से कम, क्योंकि विषुवत रेखा गर्म इसीलिए ज्यादा दूर तक हवा उठा, और ध्रुव में ठंडा है इसीलिए कम दूर तक हवा उठा। और इस जो इतना जो पृथ्वी के चारों ओर जो गैस घूम रहे हैं, इसी परत का नाम है क्षोभ मंडल। कौन मंडल है? क्षोभ मंडल है। और इसी मंडल में पश्चिमी विक्षोभ, जो बोले थे पश्चिमी विक्षोभ, यानी क्षोभ मंडल में पश्चिमी विक्षोभ जो हवा चलती है, इसी क्षोभ मंडल के कारण यहाँ क्या होता है? बादल का बनना होता है। बादल के साथ यहाँ बारिश होना शुरू होती है ना, बादल बारिश, उसके बाद वज्रपात होना, बिजली का कड़कना, आंधी तूफान आना, आंधी का आना, यानी बहुत सारे मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो क्षोभ मंडल में घटती है। तो आपको पता चला क्षोभ मंडल, अगर क्षोभ मंडल की जो परत देखें, इसमें मौसमी घटनाएं, बादल का बनना, चाहे वर्षा का आना, चाहे चक्रवात का आना, चाहे बिजली का कड़कना, सब किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। इसीलिए इसको हम लोग मानसूनी मंडल कहते हैं, आधो मंडल भी इसको कहते हैं, क्षोभ मंडल को। लेकिन जैसे क्षोभ मंडल के थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, तो क्षोभ मंडल के बाद आप जाइएगा समताप मंडल में। कौन मंडल में जाइएगा? समताप मंडल में जाइएगा। तो ये जो आपको लिखे हैं, इसी का नाम है समताप मंडल। ये समताप मंडल है, यहां समान टेम्परेचर रहता है। एक समान टेम्परेचर के कारण इस मंडल का नाम है समताप परतें। समताप परतें होती है। और आपको पता है कि हेलीकॉप्टर जो उड़ान भरती है क्षोभ मंडल में भर सकती है, लेकिन बादल के कारण एरोप्लेन उड़ान भरती है समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम है और जहाज को उड़ाना सबसे आसान होगा समताप मंडल में। इसीलिए एरोप्लेन किस मंडल में उड़ान भरती है? समताप मंडल में। और समताप मंडल में जब उड़ान भरती है, तो हम आपको बता दें कि इधर से एक हवा चलती, इधर से एक हवा चलती है। तब जब जो एरोप्लेन जब है, इधर से एक हवा चलती, इधर से, और इधर से जो हवा चलती है, इसी का नाम है जेट धारा। कौन धारा है? जेट धारा नाम है, यानी जेट स्ट्रीम हवा है। और यही जेट स्ट्रीम क्या होता है? पश्चिम से पूरब चलती है। तो एरोप्लेन जब उड़ती है, तो एरोप्लेन जो अब उड़ान भरती है ना, एरोप्लेन जब उड़ान भरती है, तो इस एरोप्लेन को धकेलने में क्या करती है? मदद करती है। तो पश्चिम से पूरब ठेलने में जहाज को मदद करती है कौन धारा? जेट स्ट्रीम की धारा। आपको समझ में आया? तो अब एरोप्लेन को बिना पेट्रोल को उड़ा देगी, वो जेट स्ट्रीम धारा पश्चिम से पूरब चलती है, उस समय एरोप्लेन आसानी से उड़ान भर देती है। इसी का नाम है जेट धारा। और समताप मंडल में एरोप्लेन क्या करती है? उड़ान भरती है। इसीलिए एरोप्लेन के पीछे लिखा रहता है जेट विमान। क्या लिखा रहता है? जेट विमान। एरोप्लेन जहाज के पीछे देखिएगा लिखा रहेगा जेट विमान, क्योंकि जेट धारा जहाज को ठेलने में मदद करती है और समताप मंडल में आसानी से पहुंचा देती है। जय हिंद।